गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जीएसटी को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है शुरू किया था और आगे आगे बढ़ाया था। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और हमने ये सीखा था कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, बट हमने ये नहीं सीखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो थ्योरेटिकल जो एग्जाम में आएगा वो तो मैं करवाऊंगा ही, आपको जो रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं उसके अंदर करवाऊंगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल भी आपको इस सेशन के अंदर एक प्रैक्टिकल भी आपको मैं सिखाऊंगा। और प्लीज जिन बच्चों को रिलेट करके पढ़ना है वो मैं कहूंगा कि ये सेशन जरूर अटेंड करें, लेकिन जिन बच्चों को भाई लगता है कि सिर्फ एग्जाम के लिए हम रट सकते हैं तो फिर वो वहां से कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, और जो ये सेशन देखेगा उसको थ्योरी समझने में भी बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं रिलेट करके बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं जीएसटी की प्रैक्टिकल सेशन की। तो हम चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट पे। आपको टाइप करना है gst.gov.in। ये आ गया आपका gst.gov.in, जिसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन पोर्टल। ये हमेशा हम बात करते हैं। फिर चलते हैं इसके अंदर जो है आपका, अब इन्होंने वैसे दिया भी हुआ है हाउ डू आई रजिस्टर विद द जीएसटी। ये दिया भी हुआ है इसने कि आप जीएसटी पे कैसे रजिस्टर कर सकते हो। अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल टैक्स पेयर REG01 फाइल करके 2 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हो। लेकिन बेटा इसकी वीडियो छोड़ो, आप नॉर्मल भी आप जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि इसको कहां से होता होगा। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, टैक्स पेयर्स रजिस्टर नाउ, टैक्स पेयर्स रजिस्टर नाउ। और भी देखते हैं, पूरी वेबसाइट देखी आपने तो आपको एक ऑप्शन मिला रजिस्टर नाउ का, हमने वहां पर क्लिक कर दिया तो ये चीज खुल गई। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यूजर क्रेडेंशियल, कि यूजर अपने बारे में चीजें भरें। और फिर आ रहा है स्टेप 2 पे ओटीपी वेरिफिकेशन, कुछ ओटीपी वगैरह भेजेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है और न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। टीआरएन, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा। जब हम फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा, तो जिसके पास ये नंबर है तो वो ऑलरेडी इस नंबर से आगे बढ़ सकता है। मेरी बात सुने ध्यान से। मान लो ये जो फॉर्म है बहुत लेंदी है, इसमें 10 पेज हैं, सपोज करो 10 पेज भरने हैं आपको। तो 10 में से मान लो आपने 5 पेज भरे, उसके बाद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी या कोई डॉक्यूमेंट इसने मांग लिया वो नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, वो पेजेस आप कह सकते हो कि सेव कर लो और बाद में जो है हम फिल कर देंगे। तो आपका एक टीआरएन जो है वो जनरेट हो जाएगा। और अब अगर आपको न्यू फॉर्म कंटिन्यू करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करो, लेकिन जो पुराना भरा हुआ फॉर्म भी आप कंटिन्यू कर सकते हो टीआरएन से। ये एक तरह से टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया आप लोगों के लिए जिसने भी इस वेबसाइट पे विजिट किया। तो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इसको बोलते हैं, इसको याद करना है। ये मेरे सिलेबस का पार्ट है तो वहां पर भी ये लिखा आएगा टीआरएन, तो आपको इसको याद करना है। फिर चलते हैं कि हमारे पास टीआरएन कोई नहीं है, तो मैं चलता हूं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, सिलेक्ट करता हूं कि मैं कौन हूं। ऑप्शन आता है टैक्स पेयर टीडीएस टीसीएस, यानी कि जिसने टीडीएस डिडक्ट करना है या टीसीएस करना है। तो टीडीएस टीसीएस क्या होता है, वैसे ये मैंने एक क्लास में बताया था, बट अगर आपको स्टिल समझ नहीं आया तो हम इसको इनकम टैक्स में भी देखेंगे। अब चलते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर। ये क्या होता है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और जो है लाइसेंस ले सकता है जीएसटी रिटर्न्स भरने का, तो वो यहां पर रजिस्टर कर सकता है। बट हम जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो रजिस्टर नहीं करते, हम डायरेक्टली क्लाइंट का लॉगिन करके रिटर्न भर देते हैं। तो इसके लिए आपको कोई इश्यू नहीं है, प्रैक्टिशनर के बारे में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यूनाइटेड नेशन बॉडी, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। यूनाइटेड नेशन बॉडी, एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, एम्बेसी क्या होती है,
और नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में भी बताऊंगा। हालांकि ये वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, फाइनल लेवल पे है, बट स्टिल थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो हम तो सर क्या है, टैक्स पेयर, हम टैक्स पेयर में भरते हैं। अच्छा, ये जितने ऑप्शन थे एक बार माइंड में क्लिक जरूर करना, ध्यान जरूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे चैप्टर में आएंगे, फिर मैं रेफर करूंगा कि हाँ उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो टैक्स पेयर पे हम क्लिक करते हैं। मैं तो टैक्स पेयर हूं भाई, मैं टैक्स कलेक्ट डायरेक्ट अपना टैक्स कलेक्ट करूंगा कस्टमर से, फिर आगे गवर्नमेंट को पे करूंगा। स्टेट हमारा है जी हरियाणा, हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट हमारी है हिसार। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, कहता है कि पैन के अंदर जो भी नाम लिखा हो वो आपको बताना है। आपकी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका अलग पैन नहीं बनता। मेरे वाला पैन जो इंडिविजुअल का पैन है, जो प्रोप्राइटर का पैन है, वही चलेगा। लेकिन अगर जिसकी पार्टनरशिप है या कुछ और है, एचयूएफ वगैरह है, तो उनका पैन अलग होता है। तो खैर वो इनकम टैक्स में देखेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरी तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया निखिल मुंजाल, पैन में मेरा यही नाम है। फिर पैन भरना है। आपको बताया था जीएसटी नंबर जो है वो पैन बेस्ड है, तो इसमें पैन फिल करना क्या है, कंपलसरी, DAPPM। अब बच्चे शरारती हैं, पैन कॉपी मत करना, कहीं ना कहीं मेरे को फंसा मत देना कि मेरा पैन जो है कहीं और आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया मेरे नाम से, कहीं और दे दिया, तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ जी, तो वो कहता है कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहीं से आप पैन अप्लाई कर सकते हो, बट हमें अभी इनकम टैक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस, इस पे ओटीपी जाएगा तो कोई ढंग का ईमेल एड्रेस डालना, कहीं ऐसे डाल दो। मैं प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस डालता हूं, जो मेरा ईमेल एड्रेस है निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट्स, निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट्स। स्पेलिंग देख लेना, @gmail.com। अच्छा बच्चों, ये जो है मैंने ईमेल एड्रेस तो लिख दिया, साथ में ये लिख दिया, ये चीजें याद कर लो कि मैं क्या क्या चीजें फिल कर रहा हूं। मैंने मोबाइल नंबर किया, ईमेल एड्रेस किया, पैन किया और अपना एड्रेस वगैरह किया। क्योंकि ये क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि याद करने के लिए, क्योंकि बेटा एक तो मेरे सिलेबस का पार्ट है, दूसरा आप जब भी सीए बनोगे या फिर आप जो है क्या करोगे, आर्टिकलशिप में जाओगे तो क्लाइंट आता है, क्लाइंट आता है, मैं बैठा होता हूं ऐसे, क्लाइंट आया कहता है साहब मैंने ना बिजनेस शुरू किया है, जीएसटी नंबर अप्लाई कराना है। तो वो मेरे से पूछेगा कि सर बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं से फोन पे होता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, तो हाँ जी आप पहले तो 5000 रुपीज जमा करा दो। वैसे हम हिसार लेवल पे 2000 रुपये फीस लेते हैं, तो आप 2000 रुपये जमा करा दो और मैं अभी आर्टिकल को बोलता हूँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लिखवा देगा। तो मैं ऐसे फोन नीचे करके बोलता हूँ अरे रमेश, अपना एक बार ये जो क्लाइंट आए हैं हमारे, उनका जो है फटाफट क्या कर ये डॉक्यूमेंट्स लिखवा दे जीएसटी के। तो आर्टिकल आके डॉक्यूमेंट लिखवा देगा। अब बेटा आर्टिकल अगर ऐसा होगा जिसको आता ही नहीं होगा तो कितना इंसल्ट होगा क्लाइंट के आगे। तो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल कहेगा सर मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं कहूंगा तुमने क्या पढ़ाई नहीं की, सीए इंटर कैसे क्लियर किया। तो मैंने कहा आर्टिकल को, मैंने कहा कि यार तुमने क्लास अटेंड नहीं की, तुमने पढ़ाई नहीं की, इंटर कैसे क्लियर कर ली। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जिनको ऐसा पता ही नहीं होता। इंटरव्यू में बेसिक चीजें तो पूछ लेते हैं, बट जीएसटी क्या है ये है, बट ये चीजें पूछनी रह जाती हैं। तो इसीलिए आर्टिकल्स जो है वो ऐसे आते हैं कि जिनको ये भी चीजें नहीं पता होती कि जीएसटी में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो मेरे को बहुत शर्म आती है कि पता नहीं वो क्लियर कैसे हो जाते हैं। और आईसीआई जो है वो बेसिक क्वेश्चन पूछती है और चीजें, तो चलो खैर फिर कभी बात करेंगे। तो कुल मिला के हमें चीजें अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए भी, आप सीए हो, आप आर्टिकल हो, आपको जीएसटी अप्लाई करना है, आपको पता होनी चाहिए चीजें, और ये आपको एग्जाम पर्पस के लिए भी रेलेवेंट है। तो आपने नेम, ईमेल एड्रेस,
मोबाइल नंबर और पैन और एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आपने उससे मांग ली। और अब जो है ये जो भी इसने शो किया हुआ है वो हम फिल कर देते हैं 505411। एक थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ये टाइम आउट हो जाता है, तो हो सकता है कि हम बातें करते रहें और ये टाइम आउट हो जाए। शायद मैंने कैप्चा गलत एंटर कर दिया। टैक्स पेयर हरियाणा, हिसार, निखिल मुंजाल, बाकी सब तो ठीक है। 194728, देखो मेरे को तो यही दिख रहा है कैप्चा। हाँ जी, अब ठीक है, ये हो चुका है। अब वो कहता है कि आपका ओटीपी आ गया होगा आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। मेरे पास ओटीपी आ चुका है और मैं आपको शो कर सकता हूं। ये ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मेल आइए, क्या लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन REG01। वो कहता है कि आप REG01 फिल करने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं, तो आप इन दिस रिगार्ड ईमेल आईडी हमने ये दी हुई है और उसका वन टाइम पासवर्ड दिया हुआ है जो 10 मिनट के लिए वैलिड है। तो मैं फटाफट वो पासवर्ड फिल कर देता हूं, सो दैट 217671 217671, ठीक है। और वो कहता है कि अगर आपने ये ओटीपी नहीं जनरेट किया तो हमें कॉल करें। ये कुछ फालतू की बातें लिख रहा है, तो ये है सर। और मेरा मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आ चुका है, वो है 211863। ये मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। तो आई थिंक अब सब ठीक है, तो हम प्रोसीड कर देते हैं। तो ये प्रोसीड हो चुका है। बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। सर क्या बधाई हो, ये देखो, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द पार्ट ए ऑफ प्रोसेस। तो इसका मतलब जो आपका REG01 है, REG01 जो एप्लीकेशन है, उसका पार्ट ए हमने पूरा कर दिया है। तो बेटा आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं कि ये हमारे प्रैक्टिकल क्लास के नोट्स थे। हमने कॉमन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन किया। सबसे पहले हम गए कॉमन पोर्टल पे। कॉमन पोर्टल का बताएं कौन सी कॉमन पोर्टल कौन सा है। कॉमन पोर्टल है आपका www.gst.gov.in। इस पे गए, वहां पर जाकर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए तो वो कुछ फॉर्म आ गया और फॉर्म के अंदर पहले उन्होंने पार्ट ए फिल करवाया। पार्ट ए फिल करवाया जिसके अंदर क्या क्या था सर, जिसमें मेरा नाम लिया, मेरा नेम, मेरा पैन नंबर, मेरा आपको मोबाइल, मेरा मेल एड्रेस, ठीक है। और क्या था सर, और मेरा एड्रेस भी था कि जो आपका प्लेस जो है, बिजनेस का जो एड्रेस है वो आपका था। तो ये सारी चीजें उसने, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पूछा, किस डिस्ट्रिक्ट में हो, किस शहर में हो, वो पूछा। तो ये था सर आपका अभी तक का जो खेल। ये सारा फिल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ओटीपी उन्होंने भेजा, ओटीपी वेरीफाई किया मैंने, ओटीपी वेरीफाई किया और फिर उसने मेरे को दे दिया टीआरएन नंबर कि मेरा नंबर जनरेट हो चुका है। और देखते हैं उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है योर टीआरएन इज ये, उसने टीआरएन दे दिया। उसने क्या कहा है, यूजिंग दिस टीआरएन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म बाय माय सेव्ड एप्लीकेशंस and submit on GST portal. Part B of the application form needs to be completed within 15 days, that is by 28/7 using this TRN. वो कहता है कि आपने पार्ट ए फिल कर दिया है और ये TRN 15 दिन तक वैलिड होगा। 15 दिन तक आप पार्ट बी जो है एप्लीकेशन की वो फिल कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। हमारे थ्योरी के तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर इतना डीप में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकली है। तो टीआरएन आपका 15 दिन तक वैलिड है। 15 दिन तक आप पार्ट भी फिल कर सकते हो। और क्या मैं अभी सीधा प्रोसीड करूं या टीआरएन से लॉगिन करूं, तो ऑटोमेटिकली आपको टीआरएन से लॉगिन करना पड़ेगा। देखा, आपके पास अगर टीआरएन नहीं है तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था। अगर आपके पास टीआरएन है तो आप यहां क्लिक करेंगे। तो यहां क्लिक करने के बाद आपको टीआरएन नंबर फिल करना पड़ेगा। वो तो मैंने नोट ही नहीं किया। ओ माई गॉड, तो अब क्या करें। तो बेटा आपको टीआरएन नंबर जो है वो जरूर नोट करना है।
टीआरएन नंबर मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसमें मेल आ जाती है, तो आपके पास जो भी मेल आईडी आपने फिल की होगी, क्लाइंट की आईडी फिल की होगी, वो क्लाइंट के पास मेल चली जाएगी। या तो उससे फोन पे पूछ लो टीआरएन नंबर, या फिर आप जो है अपनी जब भी उस स्क्रीन पे टीआरएन नंबर आता है तो पिक क्लिक करके रख सकते हो। तो हम तो जनरली क्या करते हैं, पिक क्लिक करके रख लेते हैं, या फिर क्लाइंट आपके जान पहचान का है तो उससे पूछ भी सकते हैं। तो मेरे पास, तो मैंने अपनी मेल आईडी दी थी, तो मेरे पास जो है वो मेल आ चुकी है, और ये टीआरएन नंबर है 062000833889 टीआरएन। तो बेटा टीआरएन नंबर आप भी नोट कर सकते हो, और मेरे टीआरएन नंबर के साथ आप लोग भी लॉगिन करके खेल सकते हो, तो वो आप देख लेना 856056। तो हम प्रोसीड करते हैं। ये हमें हमारा, अब हर बार जब भी लॉगिन करेंगे तब ये ओटीपी मांगेगा। इतना मतलब पोर्टल ऐसा है ना, उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाया हुआ है 152196, और जब आप लोग लॉगिन करोगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि इसने लॉगिन किया है, तो मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। तो ये कर दिया मैंने प्रोसीड। तो ये आ गया जी आपका, मैंने लिख दिया नो थैंक्स। तो माई सेव्ड एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन जो इन्होंने सेव कर रखी है वो यहां पर आ चुकी है, और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने पार्ट ए फिल किया था तो वही आएगी। तो ये एक्सपायरी डेट है इसकी 28/7, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो अब चलते हैं आपका नेक्स्ट, ये ड्राफ्ट वगैरह, ये ड्राफ्ट दिखा देगा कि क्या आपने सेव किया हुआ है, इसको छोड़ो आप। अब चलते हैं एक्शन पे। एक्शन, तो हमारी एप्लीकेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, ड्यू डेट कब तक कंप्लीट करनी है ये डेट लिखी हुई है, प्रोफाइल 0%। इसका मतलब ये कि हमने अपनी एप्लीकेशन कितनी फिल कर दी है, तो ये आपका अभी तक जो है कितना है, 0% है। तो बिजनेस डिटेल्स, आपकी बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है, तो निखिल मुंजाल DAPPM, पैन डेट नॉट अवेलेबल, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, कि मैंने पैन कब बनवाया था उनकी डेट इसके पास अवेलेबल नहीं है। ये एक्चुअली जो पैन नंबर है वो कहाँ से वेरीफाई कर रहा है, ये जो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उससे वेरीफाई कर रहा है, और वहां से वो बता रहा है कि ये पैन ठीक है, और मेरे पैन की कोई डेट अवेलेबल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटर ट्रेडर नेम, यहां पर आप दूसरा नेम लिख सकते हो कि आपका ट्रेड नेम क्या है। तो मेरा ट्रेड नेम है निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट्स। तो आपका ट्रेड नेम डिफरेंट हो सकता है, निखिल मुंजाल एंड ये वाला एंड है मेरा, एंड एसोसिएट्स, ठीक है। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, क्या फॉरेन कंपनी है, क्या है ये फॉरेन कंपनी है, क्या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, HUF है, LLP है, लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है सर मेरी। तो उसके बाद नेम ऑफ स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। आगे कहता है कैन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी मैं आपको सिखाऊंगा क्या है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो तो यहां से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसी में बता देता हूं क्या बोल रहा है, पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। जब मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन समझाऊंगा आपको, वहां आपको बताऊंगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कुछ टाइम के लिए होता है, 90 डेज के लिए होता है, तो वो आप पीरियड कहां से कहां तक का है वो फिल कर सकते हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है, फ्यूचर की जो 90 डेज में जो काम करने वाला है उसका टैक्स उसको पहले ही भरना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर सारा लिखा हुआ है कि आप IGST, CGST, स्टेट टैक्स या सेस कौन कौन सा भरना चाहते हो और यहां चालान जनरेट कर लो। तो मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, तो मैं इसको कर देता हूं बंद। हालांकि मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आपको समझा दिया, अब मुझे थ्योरी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। तो मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम भी बताया हुआ है। कंपोजिशन स्कीम के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप बेटा, कितना अच्छा कंसेप्ट की लिंकिंग है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो
तब आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है कंपोजिशन के लिए। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, मैंने आपको कहा था, तो आप पार्ट बी के अंदर एक ऑप्शन आता है, वहां क्लिक कर सकते हो। तो पार्ट बी के अंदर ये ऑप्शन आ गया, वहां क्लिक कर सकते हो। याद है हमने पढ़ा था कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप जो 6B यानी कि रेस्टोरेंट वाले हो, या दूसरे यानी कि ट्रेडर हो, तो उस हिसाब से आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो बताएगा कि टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ है, क्या है क्या है। और आपकी, मान लो मैं ट्रेडर पे कहता हूं, और फिर वो कहेगा आगे की जो है रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है, तो इससे ही आपका कंपोजिशन सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैं कंपोजिशन नहीं लेने वाला, तो मैंने इसको हटा दिया। अब क्या रीजन है मेरा रजिस्ट्रेशन लेने का? क्या मेरा रीजन है? क्रॉसिंग द इंटर थ्रेशोल्ड। ये गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है कि क्यों लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मेरी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई? नहीं सर। क्या इंटरस्टेट सप्लाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं की। क्या आरसीएम है? क्या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है? डेथ ऑफ प्रोप्राइटर है? डीमर्जर है? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है? मर्जर है? ईसीओ हूं? ई कॉमर्स पोर्टल पे मैं सेल कर रहा हूं, वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूं, आईएसडी हूं, एसईजेड, ये सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये इंटरस्टेट सप्लाई आप समझ चुके हो, आरसीएम समझ चुके हो, ट्रांसफर समझ चुके हो, डेथ, डीमर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब समझ चुके हो। ईसीओ के बारे में आप जान चुके हो क्या होते हैं, और वॉलंटरी बेसिस पे आप जान चुके हो। आईएसडी आपके सिलेबस में नहीं है। एसईजेड मैं बताऊंगा क्या होता है। सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, एजेंट अगर हो आप। एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर, ये मैं आपको बता चुका हूं। और कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपकी सीए फाइनल में आती है, लॉ का टॉपिक है, तो वहां पढ़ेंगे आप। लेकिन हम तो सर क्या है, वॉलंटरी बेसिस पे करा रहे हैं। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब मेरा तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बहुत पहले था। मैंने तो 2016 में शुरुआत की थी मेरी फर्म की, तो ये 2016 में जो है वो शुरुआत की थी मैंने, तो 2016 में शुरुआत की थी अप्रैल के अंदर, और 1 अप्रैल 16 को मैंने शुरुआत की थी। और इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या आपके पास एग्जिस्टिंग कोई रजिस्ट्रेशन है? सेल टैक्स नंबर है, कुछ है, सर्विस टैक्स है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, कोई और एंटरटेनमेंट टैक्स का है, कोई लग्जरी टैक्स का है, कोई कॉर्पोरेट सिन नंबर, कोई कंपनी का होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो है, कोई एलएलपी का कोई नंबर है, कोई आपका एक्साइज के अंदर कोई है, कोई शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट भी होता है, आप सीखेंगे बड़े होके। तो कोई भी आपके पास नंबर है तो कर सकते हो। मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है सिवाय एक पैन के, तो मैं तो आपके पास सिर्फ पैन दे सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। तो मैं तो पैन दे दूंगा, DAPPM 3963N। तो बेटा ये मैंने आपको सिखाया कि आपको जो है कैसे ये काम करना है और कैसे ये आपको करना है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब मेरे पास जो है वो पैन नंबर की रजिस्ट्रेशन डेट मेरे को याद ही नहीं है, मैंने कब करवाई थी, तो वो मेरे को ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए मैं ऐसे ही भर देता हूं, वही भर देता हूं मैं अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर हैं तो उधर ऐड का ऑप्शन था, आप ऐड कर सकते थे। अब इसने कह दिया 11% आपका अपडेट हो गया प्रोफाइल, तो ये पहली डिटेल मैंने फिल कर दी। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोमोटर, सिग्नेटरी, ये सारे ऑप्शन है। अभी तक मैंने सिर्फ एक फिल किया है, तो 11% अपडेट हो गया। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन उठा चुका है। अब मेरे फादर साहब का जो है वो नाम मांग रहा है, तो मैं भर देता हूं। डेट ऑफ बर्थ में भर देता हूं। आप लोग हो नलायक, अब सारी चीजें मेरी कॉपी करोगे, तो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, और आप इस चीज को याद कर सकते हो कि ये मैं क्या क्या फिल कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी। बट इतना बता दूं, डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत फिल की है, तुम नलायकों को थोड़ी बताऊंगा। और ये इतना बता दूं मैं आपको कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो फिल कर रहा हूं इसमें से सारी एग्जाम में नहीं आएगी। प्रोसेस पूछ सकता है, वो 2 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा वो, या कोई MCQ बन के आ सकता है। तो एक बार आप ध्यान से समझते चलें कि क्या क्या चीजें हैं और मैं क्या क्या फिल कर रहा हूं, ताकि जब हम बुक में से पढ़ें, लर्न करें, तो वहां पर आपकी हेल्प होगी। मोबाइल नंबर ये फिर मांग रहा है नालायक,
ईमेल एड्रेस फिर मांग रहा है। तो निखिल मुंजाल एंड associates@gmail.com, हाँ ठीक है, मैंने फिल कर दिया है। मेल है, फीमेल है, क्या है? टेलीफोन नंबर हमारे पास है नहीं। डेजिग्नेशन मतलब मैं कौन हूं अपनी फर्म के अंदर, मैं प्रोप्राइटर हूं। अगर डायरेक्टर हो तो उसका डीन भरना पड़ता है। सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, पैन नंबर आ गया। पासपोर्ट नंबर अगर फॉरेनर का है तो पासपोर्ट, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, फॉरेनर का है तो पासपोर्ट लगता है। तो एनआरटीपी के केस में बताऊंगा मैं, फॉरेनर का है तो पासपोर्ट लगता है क्योंकि वो फॉरेनर होता है। आधार नंबर, अब एंटर आधार नंबर, ये अभी बंद यहां पर नहीं शो कर रहा। और आपको बता दूं कि आधार का भी एक रोल है रजिस्ट्रेशन के अंदर, मैं अभी बताऊंगा आगे चल के। फिर वो मेरे से एड्रेस मांग रहा है, मेरा एड्रेस क्या है? रोड कौन सी है? रोड तो हमें नहीं पता, सेक्टर पता है हमें, तो सेक्टर 16। और लोकेलिटी एरिया हिसार, हमें तो इतना ही पता है। कंट्री पाकिस्तान, इंडिया है। स्टेट आपको पता ही है हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है हिसार। पिन कोड आपको पता ही है 125001। तो ये सारे बेटा मैंने अपलोड कर दिए। अब वो कहता है अपलोड करो फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन हुज इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबो। अब मेरी फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी, मेरे पास अभी फोटोग्राफ नहीं है तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई अथोराइज सिग्नेटरी है तो उसकी भी करनी पड़ेगी। अथोराइज सिग्नेटरी क्या होता है कि सुनो ध्यान से, अब मैं ठहरा इतना बड़ा बंदा, मेरे पास टाइम है क्या? या चलो मैं तो फिर भी छोटा आदमी हूं, आप पारस वालों की बात करो, 4 पार्टनर्स हैं, कंपनी बना रखी है और वो जो पार्टनर्स हैं वही डायरेक्टर्स हैं, तो सर को कितने काम होते हैं? बहुत सारे काम होते हैं। तो एक बात बताओ, अब सर क्या सारे चेक्स पे साइन करते होंगे? मान लो शमी भैया आए, शमी भैया कहते हैं सर वो 500 रुपये देना, डीजल भरवाना है। या फिर कोई और ड्राइवर आया, कोई और आया। अब सर लोग सारा दिन बिजी होते हैं मीटिंग के अंदर, तो सर लोगों ने अपनी पावर दे रखी है अकाउंटेंट साहब के पास कि आप 2000-5000 तक का खर्चा जो है वो अपने आप कर सकते हो और फिर जो है क्या कहते हैं शाम को मुझसे साइन करवा सकते हो। नेहा मैम को पावर दी हुई है, अंजू मैम को पावर दी हुई है। लेकिन ये तो छोटी पावर है। अथोराइज सिग्नेटरी होता है कि सारी चीजें डील करने की, चेक पे साइन करने की और डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने की किसी को पावर दे रखी हो। बड़ी कंपनी में अंबानी, आपको लगता है कि अंबानी जो है छोटे मोटे 1,00,000-2,00,000 की पेमेंट करने के लिए खुद साइन करता होगा? तो अथोराइज सिग्नेटरी होते हैं जो सारी पावर उनको दी होती है। तो अगर अथोराइज सिग्नेटरी है तो वो करो, अदरवाइज हम चलते हैं कि सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है कि फोटो अटैच करनी पड़ेगी। अब ये बिना फोटो के तो मैं कैसे करूं, मेरे पास फोटो है नहीं। तो चलो देख पर आगे देखते हैं, आगे क्या वो इस चीज को स्किप करके आगे जाने देता है? हाँ, उसने बिल्कुल जाने दिया। वो चीज उसने मैंने स्किप कर दी फोटो। अगर फोटो करते तो मेरा प्रोफाइल जो था वो 11% से बढ़ जाता और यहां पर भी टिक आ जाता। यहां पर टिक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने वो फोटो नहीं थी तो सेव नहीं की। अब मैं आगे सिर्फ आप लोगों को फॉर्म शो करने के लिए कर रहा हूं, मुझे एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो अथोराइज सिग्नेटरी मेरा कोई नहीं है, तो मैं ही अथोराइज सिग्नेटरी हूं। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं ही जो है अथोराइज सिग्नेटरी हूं, मेरे को फिर से सारा फिल करना पड़ेगा। अब मैं मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगाता आपको हर चीज दोबारा करवाने में, इतना आपको समझा दिया। अब आगे आपको शो कर देता हूं क्या क्या फिल करना है। तो पर्सन का नेम, ये सारा नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, फिर से सारी चीजें अथोराइज सिग्नेटरी की फिल करनी पड़ेंगी। यानी कि जो मैंने पीछे फिल किया वो सारा का सारा मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज है, कोई भी चीज जो है वो अलग नहीं है, सेम चीज है। सेम चीज जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज बिल्कुल डिट्टो सेम चीज जो है मुझे क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी अथोराइज सिग्नेटरी की, जो मैंने पीछे फिल की थी प्रोप्राइटर की। क्योंकि प्रोप्राइटर के केस में सिग्नेटरी सेम होगा, अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरे केस में मैं सेम हूं तो मेरी डिटेल्स ही फिल करनी पड़ेंगी। अब
तो आप याद रखना, जब भी क्लाइंट से मांगना हो ये सारी चीजें एक बार लिख लेना कि जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो पहले ही इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो ये सारी चीजें लिख कर जाना, नोट्स बना लेना कि मुझे क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगनी पड़ेगी, सिग्नेटरी की भी और आपका जो क्लाइंट है उसकी भी। उसके बाद चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अगर मान लो मैं टुरलुप हो गया तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपना मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कर सकता है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑपरेट कर सकता है कुछ टाइम के लिए। वो आप पता है आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, लीगल हायर बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि मैं अपना बिजनेस कहां से कर रहा हूं। तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं घर पर, तो घर पर जो अपना जो भी बिजनेस का एड्रेस है वो भर दूंगा, पिन कोड वगैरह। और उसके बाद है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। क्या होता है आप गूगल पे सर्च कर लेना। उस बेसिकली उस प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं अर्थ पे बने हुए, उसकी बात हो रही है। तो ये भरना कंपलसरी भी नहीं है। उसके बाद है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर सारा एड्रेस भरोगे ना, सुनो ध्यान से, प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। वैसे प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो हमारे सेडिमेंट में डेफिनेशन दी हुई है। मेरे एग्जाम के पर्पस के लिए रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको शो कर देता हूं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए रेलेवेंट है। देखो, प्लेस ऑफ बिजनेस, अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, कि जहां पर आमतौर से आप बिजनेस करते हो। मान लो सुनो, मैं घर बैठा हूं और क्लाइंट का फोन आ गया। मैं कहूंगा नहीं अभी क्लाइंट का फोन नहीं उठा सकता ना यार। क्यों कैसे उठा सकता हूं? अभी क्लाइंट का फोन उठाया तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है, जहां से आप ऑर्डिनरी यूजुअली कैरी करते हो वही प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा, आपका घर नहीं बनेगा। तो यानी कि घर से अगर आपने क्लाइंट का फोन उठा लिया तो वो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। उसके बाद लिखता है इंक्लूड्स वेयर हाउस। वेयर हाउस भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर आपने कोई पीछे गोडाउन लिया हुआ है वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। गोडाउन एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स, सप्लाईज और रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये आपको समझ आ गया कि गोडाउन इंक्लूड करके गोडाउन भी आपका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि गोडाउन से भी माल रिमूव तो होता ही है। समझ रहे हो? आप गोडाउन में आपने सामान रखा, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, रिमूव करोगे ही ना दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि वैसे ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी आपको समझा देता हूं कि ये वेयर हाउस कैसे होता है सर, कि ये हरियाणा है और ये दिल्ली है। तो हरियाणा में मान लो अमेज़न की बात कर लेते हैं, या फिर कोई बड़ी कंपनी की बात करते हैं, जैसे सोनी की बात करते हैं, सैमसंग की बात करते हैं। इनके ना हर स्टेट के अंदर वेयर हाउस होते हैं कि जो भी ऑर्डर आते हैं ये फटाफट फिर वहां से पहुंचा देते हैं। अगर पूरे इंडिया में एक ही जगह वेयर हाउस बनाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर पूरे इंडिया में पूरे सिर्फ एक ही जगह वेयर हाउस बनाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब सुने ध्यान से कि ये हरियाणा है और यहां पर चंडीगढ़ है। वेयर हाउस का मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं हमारे जीएसटी के लिए नहीं, वैसे बिजनेस के लिए। आज से पहले जब ई कॉमर्स नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो वेयर हाउस वगैरह की इतनी नीड नहीं होती थी। इनका आराम से सप्लाई चेन चलता था। लेकिन जब से ई कॉमर्स आने लग गया और वन डे डिलीवरी की बात होने लगी कि एक दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, फास्ट डिलीवरी, तो उसके चक्कर में बहुत सारी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन्होंने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए। जैसे कुछ कंपनीज के चंडीगढ़ वेयर हाउस हैं, कुछ कंपनीज के दिल्ली के पास वेयर हाउस हैं। क्योंकि इस वेयर हाउस से फायदा यह है कि 3-4 स्टेट जो है वो कर सकते हैं, ये टैकल कर सकते हैं। चंडीगढ़ वाले हिमाचल जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं। और जो अगर यहाँ वेयर हाउस बनाते हो गुड़गांव के पास तो दिल्ली जा सकते हो, वहां से राजस्थान को आप कैटर कर सकते हो, वहां से यूपी को कैटर कर सकते हो। तो इतना सोच समझ के कंपनीज ने वेयर हाउस बनाए हुए हैं। तो
तो गवर्नमेंट कहती है कि यार अब वेयर हाउस से आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करोगे, तो अगर हम इसको प्लेस ऑफ बिजनेस ना माने तो जीएसटी कैसे लगाएंगे? आप तो कहोगे मैं तो अपना, मेरी ब्रांच है, मैं ब्रांच से ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन बेटा आप सप्लाई तो कर रहे हो ना गुड्स की। हमने तो पढ़ा था कि आपका अगर दूसरे स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस है, या तो सुनो ध्यान से, मैंने आपको डीडीपी में अंदर पढ़ाया था, डीडीपी में पढ़ाया था आपका एक तो ये आपकी मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, एक दिल्ली के अंदर मान लो ब्रांच है, तो ये भी डीडीपी है। अगर मान लो दिल्ली में एक ऑफिस है जो सिर्फ और सिर्फ कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ यहां पर कस्टमर इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो उसको भी हम डीडीपी मानते थे, क्योंकि हमने कहा आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपस में कुछ एक्सचेंज करोगे तो हम सप्लाई मान लेंगे। सिमिलरली ये वेयर हाउस है, यहां से तो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो इसको तो हम प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे ही मानेंगे। तो वेयर हाउस इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, और उसमें से आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो गुड्स, क्योंकि आप उसमें पहले गुड्स स्टोर करोगे, फिर वहां से गुड्स सप्लाई करोगे। हालांकि हेड ऑफिस से माल बिकेगा, कस्टमर यहां पर आएगा, लेकिन सामान ट्रांसफर तो यहां से होगा ना। तो जब यहां हेड ऑफिस से यहां जाएगा तब भी जीएसटी, यहां से कस्टमर को बिकेगा तब भी जीएसटी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इसमें अगर आपको समझने लायक क्या है, आपको समझने लायक इतना सा है कि मान लो ये मेरा हरियाणा हिसार में एक यहां पर हेड ऑफिस है, और अगर मान लो दूसरे स्टेट में मेरा यहां पर क्या है, वेयर हाउस है, तो अगर सेम स्टेट में हुआ, फिर सेम स्टेट में तो अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो ले लो, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना तो आपको सेम माना जाएगा। ये मैं ऑलरेडी प्रोविजंस करवा चुका हूं। तो जब यहां पे आप वेयर हाउस में ट्रांसफर करोगे तब भी आपका सप्लाई बन जाएगा, और जब वेयर हाउस से इधर ट्रांसफर करोगे या किसी को सेल करोगे तब भी सप्लाई बन जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब जो है हमारी बात करते हैं, इसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर दूसरे स्टेट में है, सेम स्टेट में है तो सेम में रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा। ये ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं डीडीपी के अंदर, प्लीज आप डीडीपी के प्रोविजंस पढ़ें। तो ये वेयर हाउस बता दिया आपको, ये भी प्लेस ऑफ बिजनेस में होगा, तो ये भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में होगा, और ये भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में होगा। फिर गोडाउन, अच्छा, प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। मोस्टली ये कंपनीज के सेम ही जगह होते हैं, बट कई जगह क्या होता है कि हेड ऑफिस उसका अलग होता है जो सिर्फ मैनेज करने के लिए काम आता है। तो गवर्नमेंट कहती है यहां से आप मैनेज कर रहे हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी ब्रांचेस को, समझे ध्यान से। जैसे मान लो क्या हुआ कि अभी तो पारस जो है वो हिसार से ही प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटीज, आने वाले टाइम में जब पारस के 36 जगह पर सेंटर बन जाएंगे और बहुत सारे सेंटर बन जाएंगे, तो पारस क्या कहेगा, अब प्लेस ऑफ बिजनेस वाला आप इसको हटा दे, पारस क्या कहेगा कि मेरे इतने सारे सेंटर हैं, ये हेड ऑफिस है, अब मैं बस क्या करूंगा, हेड ऑफिस से बैठ के डायरेक्शंस दूंगा मेरे जितने भी पूरे इंडिया में सेंटर्स हैं उनको, तो जितने भी मेरे इंडिया में ब्रांचेस हैं उनको डायरेक्शंस दूंगा, और यहां से सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा। हेड ऑफिस से सिर्फ क्या करूंगा, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा और डायरेक्शन दूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार आप इन ब्रांचेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे फ्री की प्रोवाइड कर रहे हो, हम तो टैक्स लेंगे। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो चाहे फ्री की, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, हम तो इसको सप्लाई मानेंगे। ये मैं करवा चुका हूं सेक्शन 71C में। तो इसका मतलब आपसे जहां से आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो उसको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। हाँ जी बेटा। तो अगला है आपका अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट। ऐसा प्लेस जहां से बिजनेस कर रहे हो एजेंट के थ्रू, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। एजेंट के थ्रू मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं ऑलरेडी ही, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ये सारे आपके प्लेस ऑफ बिजनेस माने जाएंगे। क्या सबका रजिस्ट्रेशन लेना है बेटा? जहां से भी आप सप्लाई करोगे वहां से रजिस्ट्रेशन लेना है, और इन तीनों जगह से सप्लाई कर रहे हो तो यहां सबका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां लिखा था जहां से भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे वहां से रजिस्ट्रेशन लेना है। बताओ ये लिखा नहीं था, लिखा था या नहीं लिखा था? जिस भी स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो सबका रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आप जिस भी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो कहने का मतलब मान लो ये तीनों चीजें, ये इंडिया बना दिया मैंने सर, ये कैसा इंडिया बना दिया? अब बेटा मेरी ड्राइंग पे मत जाओ प्लीज, अपना कंसेप्ट पे ध्यान दो।
मान लो हरियाणा है या इंडिया है, जो भी है आप वो मान लो, लेकिन एक बार इंडिया मानो। क्यों सर? क्योंकि कुछ एक कंसेप्ट समझाना है, ध्यान से सुनो। ये 3 जगह ढूंढी मैंने। एक तो जहां से मैं सेल करता हूं, मान लो ये है मेरा शोरूम, यहां से मैं सेल करता हूं, मेरे को सस्ती जगह मिल गई थी तो मैंने गोडाउन राजस्थान में खोल लिया। एक है मेरा शोरूम, एक है मेरा गोडाउन। मैं पहले फिर से बोल रहा हूं कि ये क्लास जो है मैंडेटरी नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस समझना मैंडेटरी नहीं है, रियल लाइफ के लिए मैंडेटरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक है आपका शोरूम, एक है आपका गोडाउन, दोनों अलग जगह पर हैं। ये है आपका राजस्थान में और ये है आपका हरियाणा में। फिर एक हमने पढ़ा था जहां से बुक्स ऑफ अकाउंट, एक पढ़ा था हमने जहां से बुक्स ऑफ अकाउंट, और एक पढ़ा है हमने एजेंट। तो मान लो ये मैंने एक एजेंट बिठा रखा है। मैंने ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, हर शहर में हर जगह एक एजेंट बिठा रखा होता है। तो ये एजेंट बिठा रखा है, ये एजेंट बिठा रखा है, ठीक है। तो एजेंट का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा आपको, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो आपका ही काम कर रहा है। अगर एजेंट ओन अकाउंट पे सेल कर रहा है, मैंने आपको कल बताया था, ओन अकाउंट पे सेल कर रहा है, खुद का बिल काट के दे रहा है, फिर तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा। लेकिन अगर आप अपना आपका बिल काट के दे रहा है, फिर तो आप रजिस्ट्रेशन लोगे। तो ये है हमारी बात। एजेंट आपने बिठा दिया, हाँ जी एजेंट बिठा दिया, ये हर जगह आपने एजेंट बिठा दिया। अब सुनना ध्यान से, तो अब क्या होगा, आपको इस सब का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसका, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसका, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसका, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसका, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसका। सर क्यों, सर क्यों सेपरेट क्यों? क्योंकि बेटा आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो हर जगह से, हर स्टेट से। ये सारा जो है आप क्या कर रहे हो, सबका सेपरेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो आप, टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम दीज स्टेट्स, ठीक है। तो अगर मान लो ये सारे एक ही स्टेट में होते, मान लो ये मैंने बनाया हरियाणा, बेटा मैं छोटा आदमी हूं और मैं सिर्फ हरियाणा में काम करता हूं, ये मैंने बनाया हरियाणा। अब आपका मान लो ऑफिस भी हरियाणा है, आप बुक्स भी हरियाणा में बनाते हो, आपका गोडाउन भी हरियाणा में है, एजेंट भी आपका हरियाणा में है। तो इन सब का जो है आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, इन सब का सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो इन हरियाणा, ठीक है, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं? हो सकता है सबके हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ना हो। अगर इंटरस्टेट ट्रांसफर नहीं है तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ना हो। मान लो ये सारे के सारे इंट्रास्टेट ही ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो ये सारे के सारे इंट्रास्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 20 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी। एग्रीगेट टर्नओवर में सबकी टर्नओवर काउंट होगी, इसकी टर्नओवर भी, इसकी भी टर्नओवर, इसकी भी टर्नओवर, इसकी भी टर्नओवर, इसकी भी टर्नओवर, सबकी टर्नओवर काउंट होगी। फिर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट होगी और आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। अगर करवाना पड़ेगा तो सबका करवाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर आपकी सिंगल रजिस्ट्रेशन है, आपकी सबकी टर्नओवर काउंट होगी, आपकी सबकी टर्नओवर काउंट होगी। और अगर सबकी टर्नओवर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है आपकी 20 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सिंगल रजिस्ट्रेशन में भी काम चल जाएगा। तो ये था मेरा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाया आपको इलाबोरेट करके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो इस तरह से आपको जीएसटी की वेबसाइट पे, ओ माय गॉड अब फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को, टाइम आउट हो गया सेशन। तो लॉगिन करने के लिए मैं टीआरएन यूज करूंगा, सर्विसेज में जाकर मैं रजिस्ट्रेशन में जाऊंगा और कहूंगा मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में मैं कहूंगा मेरे पास टीआरएन नंबर अवेलेबल है, और टीआरएन नंबर आप लोग बताएं क्या था मेरा टीआरएन नंबर। तो मैं टीआरएन नंबर भूल चुका हूं, मैं मेल निकालता हूं, मेरी टीआरएन नंबर क्या था देखता हूं कि एसएमएस पे भी आया हुआ है। हाँ एसएमएस पे भी आया हुआ है टीआरएन नंबर, बट पता नहीं कि कौन सा आया हुआ है ये। तो मैं मेल वाला ही ढूंढ लेता हूं यार, ये लो। वो कह रहे हैं कि आपकी
अच्छा, एप्लीकेशन भी ऑटो सेव हो गई, ये भी मेरे को बता रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहा है कि आपका टीआरएन नंबर है, टीआरएन नंबर कहां गया, मिल तो गया, देखते हैं ठीक है कि नहीं। 062100083397 TRN 306890। तो ये आ गया जी आपका। फिर से अब ओटीपी देगा यार, 429529। हाँ जी। तो ये था। अब चलते हैं, एक्शन लेते हैं। एक्शन 0% प्रोफाइल कंप्लीट है, तो क्या ये डायरेक्ट नहीं जाने देगा? इसका मतलब कि जब तक मैं ये फिल नहीं कर लेता बेसिक वाली डिटेल्स, तब तक ये डायरेक्ट मेरे को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं जाने देगा। इसका मतलब फर्स्ट जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, अगले जो है आप आगे पीछे फिल कर सकते हो, लेकिन पहला आपको फिल करना ही पड़ेगा। ये यार मैं क्या करूं, सारा आपके सामने फिल किया था, आपको मैं समझाने लग गया और अब सारी मेहनत दोबारा होगी। तो जब भी आप आर्टिकलशिप में जाएं, ऐसे ही सीए से एक जीएसटी नंबर लें और सारा दिन इसमें टाइम पास करते रहें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटर है जी, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, कंपोजिशन स्कीम नहीं लेता, रजिस्ट्रेशन है मेरा वॉलंटरी, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 2016 में था, अप्रैल 16 में था। अब की बार एग्जैक्ट डेट बताता हूं आपको, 16 अप्रैल थी मेरी। और एग्जिस्टिंग मेरा कुछ है नहीं, तो हम पैन नंबर भी फिल करना पड़ेगा हमें। तो DAPPM 3963N। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वही है, 16/4/16। अच्छा, ऐड नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू। तो फिर से 11% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ और वो भरते हैं। तो बेटा अभी मैंने बताए थे प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हैं उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस कौन सा है। तो आप ये समझ सकते हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी वैसे डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, यहां पर कहीं ना कहीं लिखा होगा इन्होंने। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड एज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जिसको आप कहोगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हम तो उसी को मान लेंगे। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की आपको डिटेल भरनी है, सिटी, टाउन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब भरना है। ज्यूरिडिक्शन बता रहा था मैं आपको, वो प्लेस ऑफ बिजनेस हिसार के किस एरिया में आता है वो आपको बताना पड़ेगा। और ज्यूरिडिक्शन वार्ड वगैरह क्या होते हैं कि सुनो ध्यान से, हिसार में जो जीएसटी ऑफिस है उसमें बहुत सारे गांव आते हैं हिसार ज्यूरिडिक्शन के अंदर, और बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे बिजनेस आते हैं। तो एक ऑफिसर का नहीं होता, वो कई सारे ऑफिसर काम करते हैं। तो उन्होंने वार्ड में डिवाइड किया हुआ है कि इन एरिया को या इस नेम वाले को, ए से बी लेटर वाले को ये वाला ऑफिसर देखेगा। तो इस तरह उसको वार्ड में जो है वो डिवाइड किया होता है, सर्कल वार्ड वगैरह में। तो जब ये आपको भरना होता है, हमारे ऑफिस में इसकी लिस्ट लगी हुई है, चार्ट लगा हुआ है कि कौन सा कहाँ आएगा, तो हम उसको देखकर भर देते हैं। गूगल पे भी मिल जाता है ये आसानी से, आपको अगर ज्यूरिडिक्शन ढूंढनी हो तो। कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज, क्या चीज होती है कि सबसे ऊपर वाला कमिश्नर लेवल जो ऑफिस कहाँ है, चंडीगढ़ है, फिर डिवीजन रोहतक है, फिर रेंज आपकी हिसार है। तो इस टाइप से आपको भरना पड़ता है। वो पता लग जाता है कि जब भी आप प्लेस ऑफ बिजनेस भरोगे तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इसका जो है ज्यूरिडिक्शन कौन सा आएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भी फिल करनी पड़ेगी, और नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसिस, मतलब जहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं वो मेरे नाम पे है या रेंट पे है, तो आपको उसका फिल करना पड़ेगा। खुद के नाम पे होता है तो हम क्लाइंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगते हैं, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट वगैरह मांगते हैं।
तो ये ध्यान रखें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो क्लाइंट से ये डिटेल जरूर मांगना। आप एक्टिविटी नेचर कौन सा करने वाले हो, आप होलसेल बिजनेस, रिटेल, ऑफिस है आपका, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मैं तो सर्विस सप्लायर हूं, आप देख लो कि आप क्या करने वाले हो इसमें से। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी फिल करना पड़ेगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे मैंने आपको बताए थे, आपके 5-6 प्लेस हैं तो सारे के सारे फिल करने पड़ेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, वहां पर अगर हम क्लिक करते तो यहाँ आ जाता। फिर वो कहेगा कौन सी गुड्स और सर्विसेज आप बेचते हो, तो आपको प्लीज 5 गुड्स और सर्विसेज बतानी पड़ेंगी। उसका नेम बताओ या HSN कोड बताना पड़ेगा। HSN कोड क्या होता है ये वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको बता देता हूं। पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज बेची जाती हैं, ऑडिटिंग की सर्विस, अकाउंटिंग की सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विस, और आपकी सिमिलरली गुड्स ये मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो और इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को हम किस में डालें, इलेक्ट्रॉनिक्स में डालें, मोबाइल में डालें, किस में डालें, तो हर एक का रेट स्पेसिफाई किया हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम कैटेगरी डिवाइड कर देंगे, कि जैसे पहले सबको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, गुड्स और सर्विसेज। फिर गुड्स को डिवाइड किया कि आपकी ये जो गुड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटोमोबाइल है, इस तरह से डिवाइड किया। फिर ऑटोमोबाइल में चले गए तो कार है, टू व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर में चले गए, फिर सीसी कितनी है, 1200 सीसी है, 800 सीसी है, इतना सीसी है। तो इस तरह से डिवीजन करके और कोडिंग दी हुई है, हर प्रोडक्ट को एक कोडिंग दी हुई है। उस कोड को बता रहा है कि वो कोड आप बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। फिर आपका जो है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर ये नहीं है हमारे पास। पहले प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता था, अब ये एप्लीकेबल नहीं होता। स्टेट एक्साइज नंबर आपके पास है ही नहीं, तो आपके पास आप इसको फिल नहीं करोगे। अब आ जाते हैं आधार ऑथेंटिफिकेशन पे, जो मेरे सिलेबस का पार्ट है। सुने ध्यान से, अभी तक जो बात की वो जनरल डिटेल थी, उसमें से 4-5 बातें आपको याद रखनी है। मैंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल की थी और क्या क्या क्लाइंट से मांगना है। सारा फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस में कुछ बातें हैं उसमें से, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये मांगनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस मांगना है, गुड्स एंड सर्विसेज मांगनी है, कौन सी प्रोवाइड करते हो, ये सब चीजें। अब लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन आपके सिलेबस में है। सारा फॉर्म फिल कर दोगे तो आपके पास ये लास्ट में ऑप्शन आएगा आधार ऑथेंटिफिकेशन का, आधार ऑथेंटिकेशन का। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है सर, जैसे मान लो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, तो मान लो मैं क्रॉस कर देता हूं, तो मान लो ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखो क्या लिखता है, यू हैव ऑप्टेड नो फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन, so if you wish you can upload eKYC documents of primary authorized signatory or promoter partner, further the registration shall be issued after site verification। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे सिलेबस के लिए। आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं कराओगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ई वेरिफिकेशन के लिए। आपका आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको कोई पैन वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, डायरेक्टर वगैरह की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और फिर ऑफिसर क्या करेगा, आपके घर पे आएगा, आपके घर पे यानी कि आपके ऑफिस के एड्रेस पे आएगा। मेरा ऑफिस यहाँ पर है तो मेरे एड्रेस पे आएगा, चेक करेगा कि हाँ बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, नाम इसने सही लिखा हुआ है अपने फर्म का और सही में ऑफिस बना रखा है, और मेरे को भी वेरीफाई करेगा कि असली में मैं वो बंदा हूं या नहीं हूं, मेरा जो पैन नंबर था सब कुछ वेरीफाई करेगा, मेरे से डॉक्यूमेंट मांगेगा, उन डॉक्यूमेंट्स की पिक लेगा और वो अपलोड करेगा वेबसाइट पे। गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है। पहले क्या होता था कि लोग फर्जी जो है वो कंपनीज बनाते थे जिनका कोई एड्रेस नहीं था। जिन्होंने वो मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता वाला स्कैम स्टोरी देखी होगी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक फर्जी कंपनी बनाई थी और उसके शेयर इस तरह से वो ट्रेड करते थे। तो इन फर्जी कंपनीज को, और मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी बताया था जिसके अंदर हम आईटीसी क्लेम करते थे, वो फर्जी कंपनी बनाते हैं और गायब हो जाते हैं।
तो गवर्नमेंट ने अब आधार जो है वो आधार नंबर कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई गायब होता है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कौन है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप या तो आधार से ई वेरीफाई करवाओ, आपके मोबाइल पे आधार का ओटीपी आएगा, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। मैंने भी अभी अभी रिसेंटली कराया है कि बहुत ज़रूरी पड़ती है, इनकम टैक्स में भी अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आधार ओटीपी आता है। तो आप लिंक करवाओ और फिर आधार जो है आप दे के वेरीफाई करवा सकते हो। तो कोई ऑफिसर नहीं आएगा आपके घर पे, आपके ऑफिस में कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, बस आप ई वेरीफाई करोगे और आपका जो है वो बहुत स्पीडीली 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है 7 दिन के अंदर अंदर आपका जीएसटी नंबर आपके पास होगा। लेकिन अगर आप आधार वेरीफाई नहीं करते तो फिर आपको ये सारी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी और आपको इन सब की चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। जो आपका प्रमोटर है, एप्लीकेशन विल बी मार्क्ड फॉर साइट विजिट मैंडेटरी, यानी कि वो साइट विजिट यानी कि आपके ऑफिस में आएगा ऑफिसर और फिर रिश्वत पानी लेकर जाएगा। आपको तो पता ही है कि ऑफिसर अगर आपके ऑफिस में आता है अपना पेट्रोल का खर्चा तो लेकर ही जाएगा, तो फिर वो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप प्लीज आधार आइडेंटिफिकेशन कराओ। तो आधार आइडेंटिफिकेशन जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं हम सबको कहते हैं कि आधार आइडेंटिफिकेशन करा लो, वरना अदरवाइज 30 दिन लग जाएंगे जीएसटी आने में, और आधार आइडेंटिफिकेशन कराओगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में आ जाएगा। मैं तो सारे क्लाइंट्स का करवाता हूं। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट शैल बी शेयर्ड ऑन मोबाइल नंबर। ऑथेंटिकेशन जैसे आप क्लिक करोगे फटाफट मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपने ऑथेंटिकेशन क्लिक कर दिया है। अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच आर सेलेक्टेड, मतलब पूरी एप्लीकेशन आप फिल कर दोगे। अभी तो मैंने सिर्फ प्रोफाइल कितना फिल कर रखा है 11%, पूरा फिल कर दोगे। अभी तभी ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्रोफाइल पूरा नहीं फिल किया हुआ। पूरा फिल कर रखा होता तो अभी तक मेरे मोबाइल पे लिंक आ गया होता। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ARN would be generated once आधार authentication exercise is completed। TRN तो कौन सा था, TRN था जो आपका इसको पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फिल करने के लिए जनरेट हुआ था। मैंने शुरू में बताया था, याद करो। ARN क्या है, आधार कंप्लीट कर दिया फिर ARN आ जाएगा और उस ARN से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और उससे आप ट्रैक कर सकते हो स्टेटस। आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसका क्या स्टेटस है, क्या जीएसटी नंबर आपका आया या नहीं आया। Whose name are selected in this table? Kindly select at least one person from the promoter for आधार authentication। कम से कम एक बंदा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट क्या, कहां से करेंगे, हमने कोई फिल ही नहीं किया प्रमोटर, मेरी डिटेल्स फिल करनी थी वहां पर, फिल ही नहीं की तो यहां पे कहां से आएगा। तभी यहां पर जो है आधार ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हो पाएगा, मेरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी प्रमोटर्स और पार्टनर्स के अंदर। तो ये था आपका कंप्लीट जो मैंने आपको सिखाया। अब कोई पिक तो नहीं है मेरे पास, तो कोई भी पिक पड़ी हो वही अपलोड कर दूंगा भाई मैं तो। ये लो, इसकी पिक अपलोड कर दी। ये कह रहा है कि 100 KB की होनी चाहिए। अब 100 KB की कहां से लाऊं मैं। हाँ जी, अब बेटा हमारा अथोराइज सिग्नेटरी भी हो गया है। तो अब हम चलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन पे, शायद अब हो सके। तो यहां मेरा नाम आ गया है और अब ये हो पाएगा। प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल और आर कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बी कंप्लीटेड। ओके, प्लीज सेलेक्ट प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी इन द अथोराइज सिग्नेटरी टैब। तो पहले मुझे अथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना पड़ेगा।
और फिर हो पाएगा। तो अब मेरा प्रोफाइल 80% कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को भी सिग्नेटरी बना सकते हो अपना, बट इसको हम नो कर देते हैं। अब चलते हैं, शायद अब आधार ऑथेंटिकेशन हो पाए। एक्चुअली हमें ये दिक्कत नहीं आती रियल लाइफ में, क्योंकि हम पूरा फिल करते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स पार्टनर्स प्राइमरी एज वाई सिग्नेटरी प्रोवाइडेड बाय यू आर करेक्ट, द आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शैल बी प्रोवाइडेड ऑन टू। ठीक है जी, तो ये मैंने कर दिया है। और अब आपका जो है ये वेरिफिकेशन पे आ चुके हैं, सारा फॉर्म आपका हो चुका है, वेरिफिकेशन पे आ चुके हैं। और आई डोंट नो क्या इसमें इंटरनेट में आई थिंक कोई इशू है। मैं देख लेता हूं कि ये क्या दिक्कत आ रही है। पूरा फॉर्म फिल नहीं किया है, मे बी हो सकता है इस वजह से हो। कई बार जीएसटी की साइट नहीं चल रही होती, इस वजह से भी हो सकता है। और हमारा सारा डाटा जो है लॉस्ट हो जाता है, ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं किस चीज़ की। ये हमारा था प्रोसेस, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको करवा दिया, ये आपको रेगुलर क्लासेस में हेल्प करेगा। दूसरा, आधार ऑथेंटिकेशन मैंने बता दिया कि उसको करवाने के क्या फ़ायदे हैं, स्पीडीली आपका आ जाएगा आधार नंबर, और ना करवाने के भी क्या हैं। तो आधार ऑथेंटिकेशन से होता कैसे आता है, ये आपको लिंक आता है, आपके मोबाइल पे लिंक आ जाएगा। जो भी नंबर आपने दिया हुआ क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट उसको क्लिक करेगा लिंक को, और आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उस पर नाम वगैरह लिखना पड़ेगा और हो जाएगा। हाँ जी, हम एक काम कर सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आएगा, वो कैसा दिखता होगा ये आपको शो कर सकता हूँ। कि मैं देखता हूँ किसी क्लाइंट का मिलता है तो मैं आपको शो करता हूँ। तो बच्चों, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तो मैंने एक क्लाइंट का जो है लॉगिन किया, वही क्लाइंट है जिसका मैंने आपको आईटीसी वगैरह शो किया था। उसका लॉगिन करके सर्विसेज में जाकर यूज़र सर्विसेज में जाकर यहाँ पर सर्विसेज पे क्लिक करके यहाँ पर यूज़र सर्विसेज आएगा, यूज़र सर्विसेज इस पे क्लिक किया। और इस पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होगा कि आप अपने जो डाउनलोड्स कर सकते हो, आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट हैं, वो डाउनलोड कर सकते हो। तो एक हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट है, मैं वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका सर्टिफिकेट है अमेंडेड। तो पिछले सर्टिफिकेट बहुत सारे आपने देखे, इसकी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। तो मैं कुछ चेंज कराऊंगा तो फिर नया सर्टिफिकेट बन के आएगा। तो ये नया सर्टिफिकेट जो है बन के आया है। मैं आपको बताऊंगा चेंजेस कैसे करते हैं, तो चेंजेस वगैरह भी बताऊंगा, हमारे सिलेबस का ही पार्ट है कि चेंजेस कैसे होते हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ है गुप्ता ट्रेडर्स, इसका नाम है, पार्टनरशिप फर्म है, और इसका एड्रेस लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा क्या कनेक्शन दिखाया आपको मैंने, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वैलिडिटी 12/3/19 से ये वैलिड है, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वैलिड है। और एक क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया। जो इसका ज्यूरिडिक्शन ऑफिस वगैरह वो इन्होंने फिल नहीं किया हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने फिल नहीं किया हुआ। और लिखा हुआ है दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड डिजिटली साइंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन द डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ऑन 2/6/2020। इसने कोई एप्लीकेशन दी होगी, मतलब RAG 01 फिल किया होगा। गवर्नमेंट का रूल है, सुनना ध्यान से, हमारे जो गवर्नमेंट के जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे उनके पास काम बहुत ज्यादा था। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपको पता है कैसे होते हैं, कामचोर होते हैं। तो उनके ऑफिसर हैं कामचोर, काम करके राजी नहीं। अब काम आ गया रजिस्ट्रेशन, मैंने जो है आरसी के लिए फॉर्म एप्लीकेशन फाइल कर दिया। वहां निर्मला आंटी कहती है कि हम बहुत स्पीडी काम कर रहे हैं। स्पीडी काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना ईज ऑफ बिजनेस आपको पता है ईज ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो ईज ऑफ बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए हम स्पीडीली काम करते हैं, हमें रैंकिंग सुधारनी है, वर्ल्ड रैंकिंग सुधारनी है। लेकिन गवर्नमेंट एक तरह से तो कहती है कि हम स्पीडी काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर्स की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है, वो काम करके राजी नहीं। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आते हैं उसको अप्रूव नहीं करते। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करते तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे, क्योंकि हमें तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर देना है।
हमने वादा किया है कि हम तेज काम करेंगे तो 7 दिन के अंदर हम देना है, 7 दिन के अंदर अंदर हमें देना है। तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर मान लो ऑफिसर ने नहीं वेरीफाई किया, तब ऑटोमेटिकली हम डीम्ड मान लेंगे, डीम्ड का मतलब मान लेंगे कि आपका अप्रूवल हो गया और आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका जो है वो कोई नहीं है, एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अंबाला का एड्रेस है, मैंने आपको बता दिया। और इस सर्टिफिकेट के अंदर जो है लिखा हुआ है, जो पार्टनर्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और ये है आपका सर्टिफिकेट। कौन से फॉर्म में आता है? RAG 06 के अंदर आता है। RAG 01 के अंदर हमने अप्लाई किया था, फिर RAG 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ये सारे किसके लिए होते हैं? कोई करेक्शन हो, चेंजेस हो, उनके लिए होते हैं। और 6 के अंदर आपका क्या आता है? सर्टिफिकेट आता है। तो ये आपको फॉर्म नंबर भी याद करवा दिए मैंने, और सारा का सारा प्रोसेस आपको करवा दिया। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो ये है GST की वेबसाइट, आप खुद जाना, खुद अपना करके देखना। मिलेंगे आपसे फिर कभी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी मेन क्लासेस हैं। और आई होप आपको ये प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय।